मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर जो रिलेटिविटी है उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसी में स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। इसका मतलब क्या है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, किसी कण के वेग का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत मान ज्ञात करना, उसका समीकरण ज्ञात करना। माना कि S तथा S डैश दो फ्रेम है तथा S डैश फ्रेम S के सापेक्ष B वेग से गतिमान है। यहाँ पर देखिए क्या है, दो फ्रेम लिए गए हैं और दोनों फ्रेमों की बात करेंगे तो एक फ्रेम रेस्ट फ्रेम है, दूसरा हमारा कैसा गतिमान फ्रेम है। एक फ्रेम जो है जो गतिमान है वो B वेग एक समान B वेग से गतिमान है। यदि फ्रेम S डैश में स्थित प्रेक्षकों द्वारा प्रेक्षित किसी कण के स्थित वेक्टर r तथा r डैश हो, देखिए यहाँ पर दो फ्रेम लिए गए हैं और उसमें क्या है, कोई एक पार्टिकल स्थित है। उस पार्टिकल की S डैश से पोजीशन जो दूरी है वो r डैश है और फ्रेम S से दूरी है वो r है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत r डैश बराबर r माइनस बी टी ये होता है। ये हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन के अंतर्गत बताया था। जो हमारा b है ये क्या है, वेग है। वेग को अगर कंपोनेंट के रूप में लिखें, घटक के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा i bx प्लस जे बी वाई प्लस के बी है। ठीक है, ये से कंपोनेंट x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। इसके अलावा t डैश बराबर t, जो t डैश है यानी समय जो है s डैश फ्रेम का वो s फ्रेम के बराबर होगा। ये दो समीकरण जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया था r डैश बराबर r माइनस, ये इसका व्यापक समीकरण क्या है, इसका व्यापक समीकरण है, इसका हमने यहाँ पर उपयोग कर दिया। देखिए इसके बाद क्या किया, इस जो हमने समीकरण 1 और 2 लिए थे, इन समीकरण में क्या किया, समीकरण 1 का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। समीकरण 1 का जब अवकलन करेंगे तो डी आर डैश अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी माइनस बी, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर क्या है, b है, डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी b इंटू 1 है तो यहाँ पे b रह जाएगा, यानी कि ये हमारा प्राप्त हो जाएगा डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस बी। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों कहा गया? कांस्टेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक समान वेग से गतिमान है और एक समान वेग से गतिमान है, इसलिए इसका अगर अवकलन करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 है। कांस्टेंट का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 में अगर अवकलन करेंगे तो डी टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी टी डैश बराबर डी टी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा समीकरण 3 है उसमें क्या करेंगे, जहाँ पे डी आर डैश अपॉन डी टी दिया वहां पे हम डी टी डैश रख सकते हैं। हमने समीकरण 3 को जो है आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद हमने डी आर डैश अपॉन डी टी डैश कर दिया और यहाँ पर क्या किया, डी आर अपॉन डी टी कर दिया, माइनस बी कर दिया। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 4 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे डी आर डैश अपॉन डी टी डैश जो हमारा आया है ये क्या है, ये देखिए इसको कहेंगे यू डैश। यू डैश क्या है, फ्रेम एस डैश में कण का वेग वेक्टर, यानी कि जो फ्रेम एस डैश है उसमें क्या हो जाएगा, इसका वेग का मान होगा, जो वेग है उसके लिए मान होगा। और दूसरा है डी आर अपॉन डी टी, ये यू यानी फ्रेम एस में कण का वेग वेक्टर। देखिए एस डैश फ्रेम हमारा कौन सा था, जो एक समान वेग से गतिमान था, और फ्रेम एस कौन सा था, ऐसा फ्रेम था जो कि हमारे अपने स्थान पर स्थित है। यानी कि हमारे क्या हुआ, यहाँ पर यू डैश और यू हमारा प्राप्त हो गया। इन मानों क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर हमारा 4 दिया है उस समीकरण में क्या करेंगे, इस मान को रख देंगे। क्या करेंगे, इस मान को रख देंगे। हमने क्या किया, आगे क्या लिखा, समीकरण 4 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि u डैश बराबर u माइनस बी। जहां पे हमारा डी आर डैश अपॉन डी टी डैश था हमने वहां पर u डैश लिख दिया, जहां डी आर अपॉन डी टी था वहां पे हमने क्या किया, वहां पर हमने u कर दिया और यहाँ पे हो गया b। समीकरण 5 को वेग का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निरूपित करता है। तो समीकरण हमारा 5 है, ये क्या कर रहा है, वेग के लिए जो है वो वेलोसिटी को व्यक्त करता है। ये हमारा समीकरण 5 प्राप्त हो गया। इसी में हमें क्या करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी कि
हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से न्यूटन के द्वितीय नियम को ज्ञात करना। क्या करना है? न्यूटन के द्वितीय नियम को ज्ञात करना है। ठीक है, द्वितीय नियम की बात करते हैं तो न्यूटन का द्वितीय नियम जो होता है F बराबर ma। F बराबर ma क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह है न्यूटन का द्वितीय नियम। ये हम क्या करेंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से ज्ञात करेंगे। देखिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करना है। इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो समीकरण हमारा 5 आया था, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। क्या कर दिया? t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। जब अवकलन करेंगे तो du डैश अपॉन dt इक्वल टू du अपॉन dt माइनस b। b हमारा क्या है? नियत था, अन्यथा कांस्टेंट है। और जब भी कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट का मान हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी du अपॉन dt माइनस 0। इसी यहाँ पे इसको नहीं लिखा, माइनस 0 हो जाएगा, यानी इसका मान कुछ नहीं जाएगा, यानी du डैश अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा? du अपॉन dt हो जाएगा। हमें पहले से ही मालूम है कि dt डैश dt के बराबर है, क्योंकि पीछे हमने समीकरण नंबर 2 में बताया है, जो हमारी की इसके व्यापक समीकरण की प्रॉपर्टी को हमने जब अवकलित किया था तब हमने मान निकाला था। इसका उपयोग करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? du डैश अपॉन dt डैश इक्वल टू du अपॉन dt, यानी क्या हो जाएगा? ये हमारा du डैश अपॉन dt डैश हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। a डैश बराबर du डैश अपॉन dt। देखिए पहले ही बताया हमने, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण करते कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा वेग है, ये परिवर्तन की दर है, यानी ये क्या हो गया? कण हो गया। फ्रेम s डैश में कण के वेग परिवर्तन की दर क्या है? वेग परिवर्तन की दर को बता रहा है, और वेग परिवर्तन हमारा कण हो गया। फ्रेम s डैश में कण का त्वरण क्या है? कण का त्वरण है, यानी कि हमने क्या किया? यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है इसको जो है हमने प्राप्त कर लिया। तथा a बराबर du अपॉन dt। a बराबर क्या है? du अपॉन dt। फ्रेम s में कण का त्वरण, यानी क्या है? फ्रेम जो हमारा s है उसमें कण है। s हमारा कैसा था? रेस्ट फ्रेम था, उसमें त्वरण है। डैश हमारा क्या था? एक समान वेग से। ये हमने क्या किया? दोनों का हमने त्वरण यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अतः विभिन्न जड़त्वीय फ्रेमों में स्थित प्रेक्षकों द्वारा प्रेक्षित त्वरण का मान समान होगा। कहने का मतलब ये है कि कितने भी इनर्शियल फ्रेम लिए जाएं, सभी में प्रेक्षक द्वारा जो भी त्वरण प्राप्त होगा वो कैसा होगा? एक बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? a डैश बराबर a आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा? कितने भी फ्रेम होंगे सबका त्वरण कैसा होगा? समान होगा। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है? न्यूटन का सेकंड नियम निकालना है, F बराबर है। क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर F बराबर ma, हमने ये तो निकाल लिया। m की बात करेंगे, m क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान होता है वो कैसा होता है? वो होता है नियत। चूंकि द्रव्यमान m नियत रहता है, कैसा है? नियत रहता है। निकाय s डैश में बल F डैश बराबर m इंटू a डैश। F बराबर m, दोनों तरफ क्या किया हमने? पिछले वाले में a डैश बराबर a निकाला था, दोनों में हमने क्या किया? m से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो m a डैश हो जाएगा, इधर f बराबर f ma हो जाएगा, यानी f डैश बराबर दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। अथवा दूसरे शब्दों में न्यूटन का द्वितीय नियम प्रत्येक जड़त्वीय फ्रेम के लिए मान्य होगा। यानी कि जो न्यूटन का नियम है, कितने भी इनर्शियल फ्रेम लिए जाएं उन सभी के लिए क्या हो जाएगा? ये न्यूटन का जो नियम है वो सभी के लिए मान्य होगा। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से न्यूटन के नियम की गणना कर दी। न्यूटन का जो नियम हमने निकाला है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो सभी फ्रेमों के लिए होगा, चाहे वो रेस्ट फ्रेम हो, चाहे वो एक समान वेग से गतिमान हो, एक हो, दो हो, या कितनी भी संख्या में फ्रेम हो, सभी के लिए क्या होगा? न्यूटन का नियम हमारा क्या होगा? मान्य होगा। और ये कैसा है? ये हमेशा जो है कार्य करेगा। इस प्रकार से हमने क्या किया? यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन के अंतर्गत वेलोसिटी की गणना की, और साथ में क्या किया? उसमें हमने न्यूटन के जो सेकंड लॉ है उसको साथ में ड्राइव किया। आज के लिए बस इतना ही, आगे कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार।